हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक मैं आपको शुरू करवाने जा रही हूँ दैट इज़ प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड वारंटी। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। हम पढ़ेंगे कि ब्रांडिंग क्या होता है, इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसा होना चाहिए, पैकेजिंग क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, लेबलिंग हम किसको कहते हैं और वारंटी क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ब्रांड एंड ब्रांडिंग के साथ। तो ब्रांड्स आप लोग जानते हो कि ब्रांड क्या होता है। ब्रांड नेम बेसिकली आप जब भी आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो आपको उसको एक पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं, ठीक है। तो वो उसका ब्रांड नेम ही होता है। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि शूज़ में बाटा है, लिबर्टी हैं, उनके ब्रांड नेम है, ठीक है। और सोप्स की अगर हम बात करें तो लक्स है, सिंथोल है, देन इसके अलावा जो अलग अलग उनके नेम्स आते हैं तो वो ब्रांड नेम में होंगे। तो ब्रांड नेम बेसिकली क्या हो सकता है, ये ब्रांड नेम इज़ पार्ट ऑफ ब्रांड कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ड। इसमें कोई वर्ड हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें एक नेम होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, विच इज़ इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विसेज। हम किसी भी सेलर की गुड्स या सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सेलर हो या ग्रुप ऑफ सेलर हो, और फिर उनको हम कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रांड बोलते हैं। और जब ब्रांड का डिटर्मिनेशन किया जाता है तो उस पूरी प्रोसीडिंग को हम ब्रांडिंग कहते हैं। तो ब्रांड से क्या होता है कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, डिफरेंशिएट करना इजी हो जाता है। तो ब्रांड की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आगे हम कर सकते हैं कि ब्रांड का रोल क्या होता है, रोल ऑफ ब्रांडिंग क्या है। ब्रांडिंग आज की डेट की एक नीड बन चुकी है। ब्रांड की वजह से एक प्रोडक्ट को दूसरे से डिस्टिंग्विश करना इजी हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाता है। हम अगर क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे चॉइस में फैसिलिटी हमें मिलती है। और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला तो ब्रांड इज़ अ मैसिव एसेट। ब्रांड क्या है, एक मैसिव एसेट है। हम इसको मैसिव एसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि फिजिकल नहीं है, ये टेंजिबल नहीं है, ये इनटेंजिबल एसेट होती है। जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इन्वेंट्री है, तो ये सारे टेंजिबल फॉर्म में आती हैं। बट जो ब्रांड्स होती है वो इनटेंजिबल एसेट होती है। एक ब्रांड नेम को डुप्लीकेसी जो ब्रांड नेम की होती है वो इम्पॉसिबल होती है। जैसे आप किसी प्लांट की डुप्लीकेसी कर सकते हो, आप इन्वेंट्री की डुप्लीकेसी कर सकते हो, आप बिल्डिंग की डुप्लीकेसी कर सकते हो, लेकिन एक ब्रांड नेम की डुप्लीकेसी करना पॉसिबल नहीं होता। तो सेकंड है, ब्रांड एक प्रमोशनल टूल होता है। अगर आप किसी भी गुड्स को सेल करना चाहते हैं तो आपको पहले उनको कंज्यूमर को उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को फॉलो करना होता है, यूज़ करना होता है। लेकिन ब्रांड नेम से क्या होगा कि ये अपने आप में अपने खुद का एक प्रमोशन कर देता है कि वहाँ पर आपको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेलमैन का जो वर्क होता है, जो काम होता है, ब्रांड नेम अगर नहीं है तो वो उसके भी ज़्यादा वर्कआउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रांड नेम है तो ये अपने आप में एक प्रमोशनल टूल होगा। ब्रांड इज़ ए वेपन टू प्रोटेक्ट मार्केट। जब एक कंज्यूमर जो होता है वो एक ब्रांड के साथ जुड़ जाता है तो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रांड नेम की वजह से गुडविल अर्न कर लेती है एक जो कंपनी है। और अगर ब्रांड नेम नहीं होगा तो जो रिपीटेड परचेज होती है ना वो रुक जाती है। तो ब्रांड नेम हेल्प करता है मार्केट के शेयर को प्रोटेक्ट करने में। ब्रांड इज़ एंटीडोट फॉर मिडल मैन सर्वाइवल। ब्रांड की वजह से ही जो मिडल मैन है वो सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि ब्रांड जो मिडल मैन होते हैं वो हमेशा यही उनकी टेंडेंसी होती है कि उनको एक ब्रांड को ही वो सेल करना पड़े, उनको ज़्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े। अगर ब्रांड आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो मिडल मैन को पता ही नहीं होगा कि वो क्या उनको बेचना है, क्या उनको ख़रीदना है। तो मिडल मैन के लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होता है ब्रांड नेम का होना।
लास्ट आता है ब्रांड इज़ ए मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर कस्टमर, और कस्टमर के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि कस्टमर क्या कर पाते हैं, ब्रांड नेम की वजह से प्रोडक्ट को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको ज़्यादा चॉइसेस को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो पर्टिकुलर ब्रांड जिसके लिए वो लॉयल होते हैं तो उसके नाम से ही वो उसके प्रोडक्ट को ले सकते हैं। लाइक जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का है, या हम कह सकते हैं कि टाटा बाटा है, अमूल के जो प्रोडक्ट आते हैं, देन लैक्मे हैं, तो ये सारे एक पॉपुलर ब्रांड नेम है, सैमसंग है, एलजी है, एप्पल है। तो आपको वहाँ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ रिक्विजिट और ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड नेम के फीचर्स क्या होती हैं, रिक्विजिट क्या होती हैं। तो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इजी टू प्रोनाउंस। तो एक जो ब्रांड नेम होता है इट शुड बी इजी प्रोनाउंसिएबल एंड इजी टू रिमेंबर, मतलब हम इसको आसानी से याद रख पाएँ, कस्टमर को इसको बोलने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस ना करना पड़े, तो इस तरह का ब्रांड नेम होना ज़रूरी है। इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, मतलब वो हमारी आँखों को, हमारे कानों को, हमारे ब्रेन को एक तरह से अपील करने वाला होना चाहिए। टाटा बाटा है तो ये अच्छे शॉर्ट एंड स्वीट ब्रांड नेम होते हैं। इट शुड पॉइंट आउट प्रोड्यूसर। ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, ये एक सिंबल, एक ऐसा नेम हम सिंबल दे सकते हैं जिसकी वजह से हम इसके प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर दोनों को आइडेंटिफाई कर सकें। देन इट शुड बी लीगली प्रोटेक्टेबल। ब्रांड नेम जो है वो इसके लिए लीगल प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम ब्रांड नेम को लीगली रिकॉग्नाइज करवा लेते हैं फिर हम उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो डिपेंड करता है वो प्रोड्यूसर की विल के ऊपर, उसकी अपनी नीड के ऊपर कि क्या वो उसको रिकॉग्नाइज करवाना, लीगली रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। तो रजिस्टर्ड करवा लेने से उसको फ़ायदा होता है। इट शुड बी ओरिजिनल। ब्रांड नेम जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये जनरल नहीं होना चाहिए, इसका स्पेसिफिक होना ज़रूरी है, मतलब इसको आसानी से दूसरे लोग कॉपी ना कर पाए, तो इसका एक तरह से क्या होना ज़रूरी है, इसका स्पेसिफिकेशन होना ज़रूरी है। देन ओरिजिनल, ब्रांड नेम बताए कि भी ओरिजिनल होना ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट आता है रिफ्लेक्ट प्रोडक्ट डायमेंशंस। एक अच्छा जो ब्रांड नेम है जो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रोडक्ट के बेनिफिट फंक्शन को, उनके रिजल्ट्स को वो बता सकता है, उनको वो दिखा सकता है, उनको वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। जैसे अगर हम इजी एक प्रोडक्ट की बात करें, इजी है, ये गोदरेज कंपनी का है, तो इससे क्या होता है, इसके रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं क्योंकि इजी टू यूज़ है। ये प्यूमा है, ठीक है, ये ब्रांडेड जो शूज़ होते हैं तो वो भी स्पीड का एक सिम्पटम है। पैंथर हम इसको कह सकते हैं, तो मीन्स उसके नाम से। अब जैसे गुड नाइट है तो अच्छी नींद की यहाँ पर बात हो रही है, अच्छी रात की बात हो रही है कि आप आसानी से मच्छरों के काटने से आप अपने आप को बचा सकते हो और एक गहरी नींद ले सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं, रिक्विजिट्स हैं एक अच्छे ब्रांड नेम की। अच्छा, ब्रांडिंग करने के क्या बेनिफिट्स होंगे, तो जो ब्रांडिंग का बेनिफिट्स है वो सभी के लिए हैं, चाहे हम मैन्युफैक्चरर की बात करें, होलसेलर की बात करें, कस्टमर की बात करें, तो सबके लिए इनके फ़ायदेमंद होती है ये ब्रांडिंग। तो फर्स्ट हम मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहला तो प्रोडक्ट गेट इंडिविजुअलिटी। ब्रांड नेम की वजह से प्रोडक्ट इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, उनको आसानी से पहचानना ईजी हो जाता है, हम कॉम्पिटिटर से उनको अलग कर सकते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिविजुअलिटी ब्रांड नेम की वजह से मिल जाती है प्रोडक्ट को। कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट प्राइजेस, प्रोडक्ट के ऊपर MRP मेंशन होता है तो उससे ज़्यादा रेट पर कोई भी पर्सन उसको सेल नहीं कर पाएगा, तो प्राइसेस के लिए भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट की कॉस्ट नहीं होती क्योंकि जो ब्रांड नेम होता है वो अपने आप में प्रमोशनल टूल की तरह काम करता है, तो हमें ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एवर इंक्रीजिंग डिमांड, ब्रांड की वजह से ही जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रांड की जो लोग ब्रांड के लॉयल हो जाते हैं, जो ब्रांड लॉयल कस्टमर होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर ब्रांड के ही यूज टू हो जाते हैं और वो किसी भी दूसरी ब्रांड उनके लिए ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है। ब्रांड का जो फ़ायदा है वो होलसेलर और रिटेलर के लिए भी होता है। सबसे पहला तो सेल, जल्दी से सेल हो जाती है, क्विकर सेल है। देन इसके अलावा एडवर्टीज़मेंट करने में भी काफ़ी इजी होता है। ये जो एडवांटेजेस यहाँ पर है, बेसिकली ये जो एडवांटेजेस हैं ये
होलसेलर की बजाय ये कस्टमर के एडवांटेजेस हैं। कस्टमर को क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले होलसेलर के भी कुछ एडवांटेजेस हैं जो ब्रांडिंग की वजह से उनको मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला हम इसको रिमूव करके कस्टमर का कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है, सेल करना उनके लिए ईजी हो जाता है, एडवर्टीजमेंट करना ईजी हो जाता है, मार्केट शेयर को वो बढ़ा पाते हैं, देन नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी ईजी हो जाता है। जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं उनके जो प्राइजेज़ हैं वो मोस्टली स्टेबल से रहते हैं, और बिज़नेस करने का जो तरीका होता है, जो रास्ता होता है, वो भी काफ़ी इजी हो जाता है। तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो ये मिडल मैन के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, मतलब जो ब्रांड की वजह से उनको मिलते हैं। कस्टमर को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं? ब्रांड स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, कि जब एक पर्सन कुछ चीज़ों को ख़रीद रहा होता है तो अगर वो ब्रांड को सिलेक्ट करता है, वो क्यों सिलेक्ट करता है? क्योंकि वो एक तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड का एक सिंबल होता है। अगर आप कोई भी अनब्रांडेड प्रोडक्ट लेने जाते हो तो उस केस में क्या होता है, वो वहाँ पे कोई क्वालिटी की एश्योरेंस नहीं होती है, लेकिन अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो वहाँ पर एक क्वालिटी की एश्योरेंस आपको मिलती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, चीटिंग के अगेंस्ट भी उनको प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि एमआरपी वगैरह उसके ऊपर मेंशन होता है, तो इससे ज़्यादा प्राइस पर जो सेलर है वो सेल नहीं कर पाते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट उनकी लाइफस्टाइल को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट एक पर्सन की जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में भी बताते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स हो सकते हैं, शूज़ हो सकते हैं, वॉचेस हो सकती हैं, या किसी भी क्लास के जो लोग होते हैं, तो इससे उनकी लाइफ की क्वालिटी का हमें पता चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ब्रांडिंग सभी के लिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट होती है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी तरह से जो ब्रांडिंग है तो इसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला तो कंज्यूमर के लिए क्या हो सकता है, इट क्रिएट्स कन्फ्यूज़न एंड चाउस। कंज्यूमर एक ऐसी जगह पर होते हैं जिनके पास बहुत सारी ब्रांड अवेलेबल होती हैं, फिर वहाँ से उनको चूज़ करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो कन्फ्यूज़न यहाँ भी रहती है। अगर हर ब्रांड ही बेस्ट है तो कौन सा द बेस्ट हुआ, तो ये क्वेश्चन उनके माइंड में राइज होता है। इट मेक्स लूजिंग साइट ऑफ बेटर प्रोडक्ट। जो ब्रांड रिस्पेक्ट होती है कंज्यूमर के पार्ट पर, उनको सिलेक्ट करने में, अप्रूव करने में टाइम और एनर्जी दोनों की बचत होती है। लेकिन सेम टाइम पर जो कस्टमर होते हैं जो दूसरी नई ब्रांड की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर वो उन ब्रांड्स की तरफ जाते तो मे बी उनको वो सिलेक्ट कर लेते, और हो सकता है कि वो प्रोडक्ट उससे ज़्यादा बेटर होता, लेकिन वो क्योंकि एक ही ब्रांड के वो इतने ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं कि वो किसी और ब्रांड की तरफ देखते ही नहीं हैं। इट हाइक्स प्रोडक्ट प्राइस। जब एक पॉपुलर ब्रांड नेम होता है तो उससे एक यूनिवर्सल रिस्पेक्ट मिलती है, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट डिमांड होती है उसकी, और जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस्ड प्रोडक्ट होते हैं। मार्केटर्स के लिए क्या क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं, इसके अंदर एक कमिटमेंट आता है। ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि ब्रांडिंग का मतलब एक कमिटमेंट होता है कि इसमें क्वालिटी का स्टैंडर्ड होगा, या जो अदर कंडीशंस होती है वो पहले से डिसाइडेड होती है। अगर इसमें कोई फेलियर हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो मार्केटर को फेस करनी पड़ती है। पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रांडलेसनेस। कुछ प्रोडक्ट जो ऐसे होते हैं जिनका कई बार ब्रांड नेम देना ही पॉसिबल नहीं होता है, जिनके बहुत कम यूजेस होते हैं, बहुत लिटिल यूज़ होता है उनका, जैसे फ़िश है, श्रिम्प्स हो सकती हैं, तो इनके वेजिटेबल्स हैं, नेल्स हो सकती हैं, पिन्स हो सकती हैं, तो इनके कोई पर्टिकुलर ब्रांड नेम नहीं होते हैं। ब्रांडिंग इज़ एक्सपेंसिव। ब्रांडिंग जो होता है एक मोनोपोली कंडीशंस एक होती हैं ये, अगर हम ब्रांड नेम को बनाना चाहते हैं तो इतना इजी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा चीप है। ब्रांड को रिकॉग्नाइज करना और लॉयल्टी को क्रिएट करना, ये जो दोनों एक्ट्स होते हैं इसमें कंज्यूमर के टाइम और मनी दोनों की रिक्वायरमेंट होती हैं, और ये छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके बाद ब्रांड का क्लासिफिकेशन है। तो ब्रांड को बेसिकली हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल या फैमिली ब्रांड नेम हो सकते हैं, रीजनल या नेशनल ब्रांड नेम हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड नेम हो सकते हैं।
तो फर्स्ट की बात करते हैं इंडिविजुअल एंड फैमिली ब्रांड नेम। तो इंडिविजुअल ब्रांड नेम में क्या होगा, ये वो ब्रांड नेम होते हैं जहाँ पर हर प्रोडक्ट का एक स्पेशल और यूनिक ब्रांड नेम होता है। इंडिविजुअल ब्रांड नेम में एक अलग नाम रखा जाता है हर प्रोडक्ट का, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के जो प्रोडक्ट होते हैं, हिंदुस्तान लीवर के जो प्रोडक्ट है, तो उनके हर प्रोडक्ट का एक अलग नेम होगा। लेकिन अगर हम फैमिली ब्रांड नेम की बात करें तो वहाँ पर हर प्रोडक्ट लाइन में, पूरी प्रोडक्ट लाइन में एक ही ब्रांड नेम का यूज़ किया जाता है। जैसे किसान है तो वो अपने सिरप के लिए, केचप के लिए, सॉस, जैम के लिए किसान वर्ड यूज़ करता है। एप्पल के लिए, एप्पल के जो फ़ोन्स होते हैं, जो भी उनके प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर एप्पल वर्ड ही आएगा। एलजी का, सैमसंग का, तो वहाँ पे सैमसंग ही होगा। हर एक प्रोडक्ट के लिए सैमसंग या एलजी वर्ड ही, एलजी ब्रांड नेम ही यूज़ होगा। सेकंड आते हैं मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड नेम। एक ब्रांड नेम जिसकी ओनरशिप मैन्युफैक्चरर की होती है, जो उसका रजिस्टर्ड ओनर होगा तो वो मैन्युफैक्चरर ब्रांड नेम होता है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपने नेम से उसको सेल करता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का ब्रांड नेम होगा। रीजनल या नेशनल ब्रांड नेम हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जियोग्राफिकल कवरेज की वजह से ब्रांड को क्लासीफाई कर देते हैं। नेशनल ब्रांड होगा जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है पूरे नेशन में सेम वे से। लेकिन अगर हम एक रीजनल ब्रांड नेम की बात करें तो हर एक रीजन में उसका अलग अलग ब्रांड नेम होता है सेम प्रोडक्ट का। तो इस तरह से हम ब्रांड नेम को डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट आती है ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड इक्विटी का मतलब क्या होता है? ब्रांड इक्विटी कि जब एक मैन्युफैक्चरर या एक जो बिजनेसमैन है उसके प्रोडक्ट ब्रांडेड होते हैं तो उनका फ़ायदा उन्हें मिलता है, वो एक तरह से उनके एसेट के फॉर्म में होते हैं। तो ब्रांड इक्विटी एक तरह की एसेट है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, किसी भी ओनर के लिए। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ब्रांड इक्विटी इज़ ए सेट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लिंक्ड टू ब्रांड। ब्रांड के साथ जो भी एसेट्स, जो भी लाइबिलिटीज़ जुड़ी होती हैं तो उनको हम ब्रांड इक्विटी कह सकते हैं। ये इसका जो नेम है, इसका जो सिंबल है, जो फर्म के प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम ऑफ़र कर रहे हैं उसकी वजह से जो हम वैल्यू देते हैं, ऐड करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं या वैल्यू को कम करता है, तो वो ब्रांड इक्विटी होती है। मतलब हम किससे कम्पीट कर रहे हैं, जो फर्म का जो कंपटीशन है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हम एक कम लोअर लेवल पर अगर हम हैं तो वो हमारी एक तरह से लाइबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम उससे अच्छा कुछ कर रहे हैं तो हमारी ब्रांड इक्विटी मतलब हमारी एसेट बन जाती हैं। तो ब्रांड इक्विटी में यही आता है कि हम क्या अच्छा, क्या बेटर उनको दे रहे हैं, क्या बेटर नहीं दे रहे हैं, तो वो ब्रांड इक्विटी का पार्ट होगा। तो ब्रांड इक्विटी में कुछ कंटेंट्स आते हैं। सबसे पहला तो है कस्टमर की लॉयल्टी कि कस्टमर हमारे कितने लॉयल हैं। ब्रांड की इक्विटी को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कस्टमर लॉयल्टी आता है, कस्टमर कितने ज़्यादा लॉयल हैं। हम इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, हम सप्लायर की सक्सेस से या जो मार्केटर है उसकी सक्सेस से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। अगर कस्टमर एक पर्टिकुलर मार्केट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, उसी के प्रोडक्ट को ख़रीदता है, उसी ब्रांड को ख़रीदता है, तो वो उतना ज़्यादा लॉयल होगा और जितना ज़्यादा लॉयल होगा तो हमारी इक्विटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ब्रांड अवेयरनेस की एक ब्रांड नेम को कितना ईजिली उसको रिकॉल किया जा सकता है, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है, तो वो ब्रांड अवेयरनेस होती है। परसीव्ड क्वालिटी कि एक पर्सन किस तरह की क्वालिटी ब्रांड नेम से चाहता है, तो वो उसकी परसीव्ड क्वालिटी होती है कि एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, किससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ परसीव्ड क्वालिटी। ब्रांड एसोसिएशन, ब्रांड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है, जो ब्रांड से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला तो जो एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं, देन जो बेनिफिट्स वो देता है। तो ब्रांड एसोसिएशन मतलब ब्रांड के अलावा जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं ब्रांड के साथ, जो कस्टमर के माइंड के अंदर एक छाप बनी होती है। जैसे एट्रीब्यूट्स में क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट का जो कलर है, साइज़ है, देन इसके अलावा जो भी हम दे रहे हैं, मतलब जो जिस मटेरियल का वो बना है, तो वो एट्रीब्यूट्स में आता है। और बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है कि क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं कस्टमर को, तो वो होते हैं। तो कई बार कस्टमर क्या होता है कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बजाय वो बेनिफिट्स को ज़्यादा प्रेफर करता है, तो उन सब का इफेक्ट भी ब्रांड के ऊपर पड़ेगा। प्रोप्राइटरी एसेट में आता है, जो प्रोप्राइटरी एसेट होती है वो ब्रांड नेम के साथ जुड़ी होती है। ब्रांड इक्विटी जो होती है वो पेटेंट या ट्रेडमार्क से भी रिलेटेड होती है। अगर एक प्रोडक्ट पेटेंट के अंदर अवेलेबल करवाया जाता है
तो उसके जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए मतलब एबल नहीं होंगे। मतलब वो जो कॉम्पिटिटर हैं उनको रोका जाएगा कि वो सेम इंग्रेडिएंट का यूज़ करके, सेम रेशो में यूज़ करके, सेम टेक्निक का यूज़ करके, पैकेजिंग ब्रांडिंग का यूज़ करके वो सेम प्रोडक्ट को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोप्राइटरी एसेट होती है ब्रांड इक्विटी का कि ये सारे कंपोनेंट हैं जिसकी वजह से हम ब्रांड इक्विटी को बढ़ा सकते हैं, हमारी एक तरह से प्रॉपर्टी होती है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ ब्रांड लॉयल्टी, कि जो कस्टमर हैं जो हमारे जो गुड्स को ख़रीदते हैं तो वो कितने ज़्यादा लॉयल है। लॉयल्टी बेसिकली क्या है, लॉयल्टी को हम कब क्रिएट कर सकते हैं, व्हेन कस्टमर परसीव फेयरनेस, इक्विटी, ट्रांसपेरेंसी इन हिज और हर रिलेशनशिप विद द मार्केटर, कि जब कस्टमर क्या होते हैं, फेयर होते हैं, इक्विटी होती है उनकी, एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि मार्केटर के साथ, मतलब उन्हीं के प्रोडक्ट को वो खरीदते हैं। इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सेलर टू कन्वर्ट मोर नंबर ऑफ कस्टमर इनटू लॉयल कस्टमर, कि जो सेलर होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि वो ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर को लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए एक पावरफुल इंजन का काम करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से वो प्रॉफिट को जनरेट कर पाते हैं और फर्म को अपने जो हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को वो अपने पास रिटेन कर पाते हैं और इन्वेस्टर भी उनके वहाँ पैसा लगा पाते हैं। तो ये ब्रांड लॉयल्टी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने चाहते हैं तो वो किसी पैक के अंदर पैक्ड होता है। तो पैकेजिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि प्रोडक्ट को सेव करके रखना, उसको आसानी से हम लेके जा सकते हैं, उसको हम बचा के रख सकते हैं, जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है। तो पैकेजिंग के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम कंटेनर या रैपर को डिज़ाइन करते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको हमने कैसे रैप करना है, कैसे उसकी डिज़ाइनिंग होगी। तो ये जो होता है वो पैकेजिंग का पार्ट है। पैकेजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहला तो जो पैकेजिंग का ऑब्जेक्टिव होता है उन प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है पैकेजिंग का, वो प्रोडक्ट को जो है उसको सेव करके रखना होता है। पैकेजिंग की वजह से ही हम प्रोडक्ट को फ्रेश क्लीन करके रख सकते हैं, मॉइस्चर प्रूफ हम करके रख सकते हैं, फ्री करके रख सकते हैं, मतलब हम एयर टाइट वगैरह ऐसे कुछ पैकेजिंग यूज़ होती है जिससे वो मॉइस्चर प्रूफ होते हैं, वर्मिन प्रूफ होते हैं, डैमेज रेजिस्टेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है पैकेजिंग के लिए। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, पैकेजिंग प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है। इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी शॉप में या किसी भी जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं उनके शेल्फ्स के ऊपर। एक ब्रांड को हम दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट कन्वीनियंस, पैकेजिंग का मेन एम क्या होता है कि परचेज़र को कन्वीनियंटली वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, चाहे वो परचेज़र है, प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर, हर किसी के लिए। तो अगर एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग प्रॉपरली डिज़ाइन होती है, अच्छे से हम उसको डिज़ाइन करते हैं, तो इसकी वजह से प्रोडक्ट की शिपिंग करना, स्टोरेज करना, स्टॉकिंग करना, हैंडलिंग करना और इसको डिस्प्ले करना प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। प्रोडक्ट की प्रमोशन, पैकेजिंग एक पावरफुल प्रमोशनल टूल की तरह होता है क्योंकि खुद ही अपने आप को एडवर्टाइज़ करता है, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकता है। सेल्फ एडवर्टाइजिंग आता है इसके अंदर कि पैकेजिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हम इसको विंडो पर, काउंटर पर हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इससे जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट है उनसे इनको कंपेयर किया जा सकता है। एडवर्टीजमेंट का एक मीडिया होता है ये और प्रोडक्ट की पब्लिसिटी में हेल्प करता है। प्रोडक्ट प्रॉफिट जनरेशन, अगर एक एडिक्वेट और प्रॉपर पैकेजिंग होती है तो ये भी प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकती है प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के लिए। अगर एक अच्छा पैकेजिंग होगा तो इससे प्रोडक्ट की डेंसिटी बढ़ जाती है, इससे स्टोरेज की कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग करना इसका इजी हो जाता है, वेस्टेज कम होती है, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग की जो टाइप्स है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी पैकेजिंग, थर्ड आता है सेकेंडरी पैकेजिंग और सेकेंड है सेकेंडरी पैकेजिंग और थर्ड है शिपिंग पैकेजिंग।
तो फर्स्ट जो है प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की पैकेजिंग की जाती है। तो ये प्राइमरी पैकेजिंग है जिसके अंदर प्रोडक्ट अपने आप में जो स्टोर होता है और जब तक उसकी लाइफ है तब तक हम उस पैकेट से उसको अलग नहीं करते हैं। जैसे अगर टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो टूथपेस्ट से आप सारी जो पेस्ट है उसको बाहर निकाल के नहीं रख लेते हैं, रादर हम उसको एंड तक टूथपेस्ट के अंदर ही रखते हैं, तो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होती है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, बायर और सेलर के लिए क्वांटिटेटिव कन्वीनियंस के लिए इस तरह की पैकेजिंग को यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कोलगेट का भी आपको एग्जांपल दिया, तो जो इनर वाला पार्ट होगा वो तो प्राइमरी पैकेजिंग का पार्ट है, लेकिन जो कार्डबोर्ड के अंदर वो कवर्ड होती है वो उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग होती है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है शिपिंग पैकेजिंग। शिपिंग पैकेजिंग क्या होता है कि जब शिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पैकेजिंग की जाती है कि आप उसको कहीं बाहर भेज रहे हैं तो आप बड़े बड़े कंटेनर में कुछ स्मॉल पीसेस उनके पैक कर देते हो, तो वो शिपिंग पैकेजिंग का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है प्रोडक्ट लेबलिंग। अब ये लेबलिंग क्या होता है, जब प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है, ब्रांडिंग की वजह से इजी हो जाता है। ऐसे लेबलिंग की वजह से भी जो प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन है वो और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। लेबल हम साथ में अटैच भी कर लेते हैं, अटैच हो सकते हैं या टैग हो सकते हैं अलग से। लेबल कोई भी पीस ऑफ पेपर हो सकता है, कोई प्रिंटेड स्टेटमेंट हो सकती है, या एक मेटल की फॉर्म में हो सकता है, लेदर हो सकता है, जो पैकेज के ऊपर या तो उसका पार्ट ही बन जाता है या फिर उसके साथ वो अटैच होता है। तो लेबल के ऊपर मेंशन क्या किया जाता है, प्रोडक्ट का नेम होता है, जो प्रोडक्ट नेम है उसका प्राइस होता है, प्रोड्यूसर का प्लेस होता है, मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक तरह से प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वर्बली दी जाती है, चाहे वो प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर है, जो भी यूज़र के लिए जो बेनिफिशियल होगा वो सब कुछ लेबल के ऊपर मेंशन होता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग की डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, MRP वगैरह है, तो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो लेबल के ऊपर मेंशन होती है। लेबलिंग के पर्पस क्या होते हैं, टू ब्रिंग होम द प्रोडक्ट फीचर, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज प्रोसेस, टू एनकरेज सेल्फ सर्विस, प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस। तो उससे पहला है कि टू ब्रिंग होम द प्रोडक्ट फीचर। तो एक जो लेबल होता है वो प्रोडक्ट की स्पेशलिटीज़ को डिस्क्राइब करता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होता है वो क्विक मूवर हो जाता है। इससे इसका एक करेक्ट यूज़ हमें पता चल जाता है। सेकेंड आता है टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज प्रोसेस। जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो लेबल की वजह से हमें किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं रहती है। जैसे ये जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ड्रग्स और केमिकल्स के केस में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। थर्ड आता है टू एनकरेज सेल्फ सर्विस। लेबल की वजह से एक सेल्फ सर्विस भी मिलती है, सेल्फ सर्विस ऑपरेशंस को ये एनकरेज करता है। अगर कस्टमर को इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, कैसे हमने इसको यूज़ करना है, प्राइस क्या होगा, टैक्सेस, इंस्ट्रक्शंस वगैरह, तो उनको क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो कंज्यूमर है, मतलब किसी भी तरह की क्वेरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लेबल पढ़कर और प्रोडक्ट को चूज़ करने का डिसीज़न ले सकते हैं। प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज भी मिलती हैं। एक प्रोडक्ट जो होता है उसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिसकी वजह से कस्टमर उसको ईज़िली यूज़ कर पाते हैं, इसके लिए पे कर पाते हैं, प्रोडक्ट को मेंटेन कर पाते हैं। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जो प्रोडक्ट की रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी लेबलिंग की वजह से आसानी से उनको मिल जाती है, क्योंकि इससे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि प्रोडक्ट की सपोर्ट सर्विसेज क्या हैं, क्रेडिट सर्विसेज क्या हैं, गारंटी, वारंटी, प्रोडक्ट में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आए हैं, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो लेबलिंग की वजह से मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है और लेबलिंग क्या है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।